नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा घाट के किनारे बने यूपी पर्यटन विभाग के नए होटल भागीरथी पर्यटक आवास का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और यूपी विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई संत मौजूद रहे। आपको बता दें कि अलकनंदा घाट पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से भागीरथी पर्यटक आवास का निर्माण हुआ है, जिसका आज सीएम योगी ने लोकार्पण किया। साथ ही इस दौरान यूपी टूरिज्म के पुराने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड पर्यटन निगम के हवाले कर दिया गया। पहाड़ी शैली से बनाए गए भागीरथी होटल में 100 कमरों में 12 वीआईपी 88 लग्जरी रूम्स है। हरिद्वार में सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ इको टूरिज्म के भी पर्याप्त अवसर हैं। ये लाखों युवाओं के लिए फायदेमंद होगा। यूपी विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब भाजपा 2024 में देश का चुनाव फतेह करने को लेकर माइक्रो डोनेशन और प्रशिक्षण का अभियान चला रही है। माइक्रो डोनेशन में यूपी ने पहला स्थान पाया है। देश में बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में माइक्रो डोनेशन और प्रशिक्षण के सहारे जीतने की तैयारी कर रही है। माइक्रो डोनेशन से पार्टी को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी और प्रशिक्षण से जीत का रास्ता भी खुलेगा। बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी ने बताया कि यूपी चुनाव जीतने के बाद भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिहाज से बृहद स्तर पर पूरे देश में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें यूपी नंबर 1 है। यूपी के कई जिलों में लक्ष्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन प्रदेश का जो लक्ष्य रखा गया था उसको पहले ही हमने पा लिया है। गोरखपुर में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल ने गोरखपुर के पार्टी कार्यालय पर क्षेत्रीय पदाधिकारियों, क्षेत्र के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सभी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ में बैठक की। ये बैठक तकरीबन 2 घंटे तक चली। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले इसमें विधानसभा चुनाव के बाद किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, जनप्रतिनिधियों से बात करते हुए उनके अनुभव भी साझा किए गए। साथ ही माइक्रो डोनेशन के जरिए अभियान को मिशन 2024 के मद्देनजर आगे बढ़ाना है, इसको लेकर के भी रणनीति तैयार हुई है। साथ ही 100 दिन आगे की कार्य योजना को लेकर के भी चर्चा की गई। सक्रियता के बाद आज प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी का गोरखपुर क्षेत्र में उनका एक अनौपचारिक कार्यक्रम था। सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की बैठकें हो रही हैं और इस बैठक में हमारे क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, सभी 12 जनपदों के हमारे जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, हमारे सभी मोर्चों के 7 मोर्चों के क्षेत्र के अध्यक्ष, ये प्रमुख लोग थे। तो कुल मिला जुला करके चुनाव में हमारी चुनाव में क्या रही, हमारे अनुभव क्या रहे, ये कार्यक्रम अभियान कैसे चल रहे हैं, आगामी 1-2 कार्यक्रम होंगे उसकी समीक्षा, यानी पूरा एक अनौपचारिक 2 घंटे 3 घंटे का एक चर्चा का सत्र इंटरनल ये हम सब लोगों ने यहाँ पूरा किया है। और इसके आधार पर पीछे जो कार्यक्रम हुए हैं, चुनाव में जो हमारे अनुभव आए हैं, उनको थोड़ी बहुत जो कमी होगी उसको कैसे आगे पूरा करेंगे और आगे के कार्यक्रम अभियान को भी आगे बढ़ाएंगे, इन सब की दृष्टि से ये क्षेत्र की बैठक संपन्न हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत के साथ 23 किसान संगठन बुधवार को लखीमपुर पहुंचे थे, जहां पर जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन से मुलाकात के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को साझा किया। उनकी मांग थी कि जो किसान आंदोलन के दौरान घायल हुए हैं उनको सरकार उचित मुआवजा दे, जिससे कि वो अपना समुचित इलाज करवा सकें। दूसरी मांग ये थी कि किसान मोर्चा के किसान जो गवाही में मौजूद हैं उनको तत्काल प्रभाव से शस्त्र लाइसेंस मंजूर किए जाएं, जिससे वो आत्मरक्षा कर सकें। तीसरी मांग ये कि पुलिस फोर्स उनकी जो सुरक्षा में लगी हुई है उसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि इसमें कुछ किसान व्यापार भी करते हैं, तो पुलिस सुरक्षा होने की वजह से उनको व्यापार में दिक्कत आती है। वहीं उनकी चौथी मांग ये थी कि जिनके परिवार के लोगों की मौत हुई है उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। साथ ही किसान जो जेल में बंद हैं, सरकार उनको तत्काल रिहा कर दे। लखीमपुर खीरी की जो घटना है वो पूरे देश और दुनिया में उससे खतरनाक घटना नहीं हो सकती। पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा है। उनके घायलों के मुआवजे का सवाल है जो उस टाइम पे तय हुआ था। पीड़ित पक्ष का नौकरी का सवाल है। कुछ लोग जेलों में हमारे बंद करे किसान, उनका सवाल है। ये सारे हमारे सवाल हैं।
अजय टैनी की बर्खास्तगी नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। और जब तक अजय टैनी बर्खास्त नहीं होगा, इस पूरे जो प्रकरण है, जो लखीमपुर खीरी की घटना है, उसको प्रभावित करता रहेगा। ये हमारे सारे सवाल है। हम यहाँ पीड़ित पक्ष से मिलेंगे, यहाँ के अधिकारियों से मिलेंगे। अखिलेश यादव आज कानपुर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने भाजपा और योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने गंगा और यमुना नदी की सफाई को लेकर के भी सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने लोगों से भी पूछा कि आप लोग बताइए कि क्या मां गंगा साफ हुई, क्या यमुना साफ हुई। इसके साथ ही बिजली कटौती को लेकर के भी अखिलेश ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जिस बिजली को बनाने के लिए सपा ने काम किया, हमने कानपुर और आसपास के जगहों में बड़े बड़े प्लांट लगाने का काम शुरू किया। अगर सरकार इस पर ध्यान देती तो आज बिजली ज्यादा और सस्ती मिलती। बिजली का संकट सरकार ने खुद पैदा किया है। तो इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीमा कंपनियों को बेचने पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि भविष्य की अनिश्चितता और जोखिम से बचाने वाले बीमा तक को जो सरकार पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है, वो देश का भविष्य क्या बचाएगी। परिवार वाले ही बीमा की जरूरत और सुरक्षा का महत्व समझ सकते हैं। मध्य वर्ग को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। भाजपा देश को आर्थिक बदहाली की तरफ लेकर जा रही है। सपा विधायक आजम खान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद जजों ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। फिलहाल आजम खान की जमानत पर कोई फैसला नहीं हुआ। अगर इस मसले पे आजम खान को जमानत मिल जाती है तो वो जेल से रिहा हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अब तक आजम खान को 71 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में इस आखिरी मामले में जमानत मिलने पर वो जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन 2.5 घंटे की सुनवाई के बाद भी सपा विधायक को अपनी जमानत के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जिस मामले में आजम खान को बेल नहीं मिल रही है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर है। इस पूरे मसले में आखिरी बार 4 दिसंबर 2021 को सुनवाई हुई थी। तब भी फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। पिछले 2 साल से आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। दूसरी तरफ आजम की जमानत को लेकर के जमकर राजनीति होती भी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और आगरा मंडल के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा पहुंचे हुए थे। उन्होंने आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण किया और उसके बाद वो प्राथमिक पाठशाला धमोटा का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में हार गए हैं, अपने इस बौखलाहट को भुला नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो राजनीति करते हैं वो घटिया राजनीति है। शीशे के घर में रहने वाले श्री अखिलेश यादव जी 2022 की पराजय से बौखलाए हुए। वह सत्ता की प्राप्त करने का एक जैसे ऐसा मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे थे, उनका सपना जनता ने चकनाचूर कर दिया है। गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के संरक्षक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी अपराध करेगा वो बच नहीं पाएगा। वो पुलिस का कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसके खिलाफ भी उसी सख्ती से कार्रवाई हो रही है जैसे सामान्य अपराधी और माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है। जो घटनाओं पर श्री अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, उन घटनाओं का सच वह जानते हैं, लेकिन वह घटिया राजनीति करने का रास्ता अपना रहे हैं जिससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने लगा। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ताजनगरी आगरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आगरा में आज उन्होंने ताबड़तोड़ कई जगह स्थलीय निरीक्षण की है। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव पर एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने ललितपुर घटना पर कहा कि जो शीशे के घरों में रहते हैं उनको दूसरों के पत्थर मारने का अधिकार नहीं है। लगातार हमलावर हो रहे अखिलेश पर साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि अराजकता और गुंडागर्दी माफिया राज उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान पर 2 टूक कहा कि कहीं भी किसी भी राज्य में बवाल होता है तो उसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दिया जाता है। मैं ग्राउंड जीरो से प्रतीक रावत, आगरा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवरिया जनपद के सलेमपुर थाने में तैनात दरोगा ने एक महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया और बाद में उसका अश्लील वीडियो भी बनाते हुए पुलिस अधिकारियों के ग्रुप में शेयर कर दिया। वीडियो देखकर सभी अधिकारी जांच में जुट गए। वीडियो की जांच के बाद आरोपी दरोगा दोषी पाया गया। उच्च अधिकारियों के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन घटना के तुरंत बाद आरोपी रफूचक्कर हो गया, जिसके बाद पुलिस की काफी मशक्कत के बाद आरोपी दरोगा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। ये पूरा मसला सलेमपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले का, जहां पर सलेमपुर थाने में तैनात एक दरोगा किराए के रूम में रहा करता था, जहां उसने इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा से कांग्रेसी विधायक भुवन कापड़ी को उत्तराखंड कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। तो वहीं ग्राउंड जीरो से जमीनी हकीकत जानने के बाद देहरादून पहुंचे कापड़ी ने जनता टीवी से खास बातचीत की और चुनावी तैयारियों को साझा भी किया। सुनिए। चंपावत उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। 31 मई को वहां पर मतदान होना है और मतदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा का चेहरा होंगे, ये तय हो चुका है। कांग्रेस का कौन चेहरा होगा, इसका इंतजार हो रहा है। और चंपावत विधानसभा सीट में जो कांग्रेस ने 3 प्रभारी या पर्यवेक्षक बनाए हैं, उनमें से वो तीनों सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस के। भुवन कापड़ी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने ताजा हालिया हुए चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट से शिकस्त दी है। उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी चंपावत उपचुनाव को लेकर। भुवन दा, किस तरह की तैयारी है? आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कांग्रेस की तरफ से और हालिया चुनाव में भी आपने शिकस्त दी है मुख्यमंत्री को, किस तरह से देख रहे हो, क्या कुछ चंपावत के लिए? देखिए, चंपावत के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे और हमारे सीनियर एमएलए मनोज तिवारी और खुशहाल सिंह जी जो लोहाघाट से एमएलए हैं, उनको पर्यवेक्षक बनाया है और सब कार्यकर्ताओं से मिलकर हमने उनकी नब्ज टटोली है और क्या वहाँ पर बेहतर हो सकता है उस पर जो रिपोर्ट है वो बनाकर उसके बारे में हमने हाईकमान को, प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी जी और अन्य सीनियर लीडर्स को चर्चा करके बता दिया है। अब एक आध दिन में उस पर निर्णय होना है जी। और कांग्रेस संगठन और कांग्रेस के लोग चुनाव के लिए तैयार हैं जी। तो क्या कुछ लगती है भुवन दा, तैयारी की अगर बात की जाए, हालिया चुनाव का अगर रिजल्ट देखें तो 5000 से आप सीट हारे हैं चंपावत की, दोबारा उपचुनाव हो रहा है, क्या आपको ग्राउंड जीरो पर जाकर देखने को मिला? क्या स्थितियां हैं प्रत्याशी को लेकर जो आपने नब्ज टटोली, तो आम जनता की क्या राय है, आम कांग्रेस की? देखिए, जनता तो चाहती है कि ये जो जनादेश आया है और 2 महीने हुए हैं, सब देख रहे हैं कि महंगाई और तेज़ी से बढ़ने लगी है। लोग जो रोज़गार में लोग थे उनको हटा दिया गया है। अभी आप देख रहे होंगे जो कि कोरोना के टाइम पे हमारे जो एएनएम जेएनएम और वो लोग थे जो अस्पतालों में जब लोग डर रहे थे और अपनी जान पे खेल कर लोगों का इलाज कर रहे थे, उनको सरकार बनते ही हटा दिया। आशा, आंगनवाड़ी, भोजन माता, जिनके तनख्वाह बढ़ाने की बात करी, अभी तक शासनादेश जारी नहीं है। तो समझ रहे हैं कि ये जो है कि झूठी सरकार है और ये कुछ नहीं करने वाली। तो लोगों का मन कांग्रेस की तरफ है और जो कांग्रेस संगठन तैयार है, 2-3 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी। हम सब लगकर वहाँ जोर से चुनाव लड़ेंगे जी। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री खुद चुनावी चेहरा हैं भाजपा के और कहा जाता है कि उपचुनाव सरकार के पक्ष में जाता है। आप किस तरह से फाइट देंगे और क्या कुछ आप लोगों का रोड मैप है फील्डिंग सजाने का, किस तरह का काम आप लोगों ने किया? देखिए, हमारे सीनियर्स जो हैं सबको इन्वॉल्व करेंगे, जिनका वहाँ प्रभाव है, जो पहले वहाँ पार्लियामेंट में रहे हैं, जो अभी पार्लियामेंट में हैं, जो वहाँ पुराने जिला पंचायत में पंचायतों में रहे हैं, जिनका जो प्रभाव क्षेत्र जिनका है, उन सबको जो है लगाकर जो है जनता के बीच ले जाएंगे और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जोर से चुनाव लड़ेगी जी। एक लास्ट सवाल, हाल के चुनाव में आपने कड़ी शिकस्त दी है मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को, आप अपने आप को कितना महत्वपूर्ण मानता है कि बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर भी होगी? देखिए, महत्वपूर्ण हर व्यक्ति है। चुनाव जिताना हराना तो जनता का काम है। जनता जिताती है, जनता हराती है। और जब आप किसी संगठन में जैसे आज लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो अगर अपने पास की कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होता है तो उसमें जो आप आसपास के लोग हैं वैसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे चंपावत विधानसभा एक तरफ लोहाघाट से लगती है, एक तरफ खटीमा से लगती है, तो खटीमा का हर कार्यकर्ता, लोहाघाट का हर कार्यकर्ता, हर नेता महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी वहाँ पहचान है। यहाँ अगर हम भीमताल की बात करें तो भीमताल से जो इलाका लगता है वो भी जो है, उधर नैनीताल के लोग भी उसमें प्रभाव डालते हैं, तो सारे लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो महत्वपूर्ण है, जो पहले चुनाव लड़े महत्वपूर्ण है। सारे लोग अपनी भूमिका को निभाएंगे वहाँ। तो ये थे खटीमा सीट से कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी, जिनके ऊपर कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही 2 और अन्य जो विधायक हैं, साथी विधायक, उनके साथ मिलकर तीनों ने वहाँ पर मोर्चा संभाला है। प्रत्याशियों का चयन ग्राउंड रूट पर जाकर इनकी तरफ से किया गया है। अंतिम निर्णय जो होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन इतना तय है कि चंपावत विधानसभा सीट को लेकर होने वाला उपचुनाव कोई आसान चुनाव नहीं होने वाला है।
कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर गरीबों के राशन में बिल्कुल भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड राज्य में लिंगानुपात पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिहाज से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पोषण अभियान पर जोर दिया जा रहा है। नैनीताल जिले में बेहतर लिंगानुपात होने पर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि उत्तराखंड में बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से अभिभावकों को अब उनकी बेटियां बोझ नहीं लगेंगी। एक अभियान चलाने की कि पात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान, जिसके माध्यम से आने वाले समय में एक हम टोल फ्री नंबर हम लोग देने वाले हैं, जिस पर शिकायतकर्ता शिकायत करेगा और ये बताएगा कि अपात्र व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति का जो भी उसका एड्रेस है इत्यादि हमको भेजेगा। विभाग उसका परीक्षण करेगा और परीक्षण करने के बाद में यदि उसकी बात सही पाई गई तो निश्चित रूप से उसका कार्ड जो है निरस्त किया जाएगा और पात्र व्यक्ति का कार्ड बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में देर शाम विकास प्राधिकरण की टीम ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कुख्यात बदमाश की पत्नी की 3 करोड़ की संपत्ति को सील करने की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण के चलते 3 करोड़ रुपए के इस कॉम्प्लेक्स को सील किया गया है। इस बारे में विकास प्राधिकरण के सचिव महेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये एक इनलीगल कंस्ट्रक्शन था। महावीर चौक पर उसी को प्राधिकरण ने नोटिस भेजा था, जिसका जवाब नहीं आया। इस इनलीगल कंस्ट्रक्शन को प्राधिकरण ने सील कर दिया है, जो कि पायल माहेश्वरी के नाम से था। तो वहीं शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव में एक शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई। आपको बता दें, गांव के युवक ने पड़ोस के घर में रहने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ में दुराचार की घटना को अंजाम दिया है। महिला के चीखने चिल्लाने पर परिजन जग गए, जिसके बाद आरोपी मौके से रफूचक्कर हो गया। इस पूरे मसले में पीड़िता के पौत्र की ओर से नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपी रजनीश को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि गांव के युवक रजनीश की ओर से बुजुर्ग महिला के साथ दुराचार किया गया। तो इस शिकायत के बाद बुजुर्ग महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। बुधवार को लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में प्राचीन मंदिर की भूमि पर ट्रस्ट की तरफ से कराया गया अवैध निर्माण ढा दिया गया। ट्रस्ट के पार्क की जमीन पर 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका था। कई बार नोटिस देने के बावजूद निर्माण को रोका नहीं गया, जिसको लेकर नगर निगम ने आज बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिरा दिया है और मंदिर की भूमि को मुक्त कराया। साथ ही इस दौरान पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने डेरा डालते हुए विरोध कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ा भी है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। आज अमीनाबाद के पुराना हनुमान मंदिर के नाम पर कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से ये पूरी कार्रवाई हो रही है। ये लखनऊ का अमीनाबाद है, जहां पर ये हनुमान मंदिर काफी पुराना और प्राचीन मंदिर कहलाता है और इसी के नाम पर यहाँ के ट्रस्ट के लोगों ने बगल में स्थित एक पार्क पर काफी समय से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। अवैध निर्माण जोरों पर था, लेकिन सरकार की नजर इस अवैध निर्माण पर थी और पूरी तरह से जांच पर रखने के बाद कि इस पार्क की जमीन को, खासकर जो अमीनाबाद पार्क है, इसकी जमीन पर कब्जा किया गया था और इस भव्य निर्माण को यहां पर किया जा रहा था। लेकिन सरकार है उसने पूरी तरह से दस्तावेजों को खंगाला तो पाया गया कि ये पूरी जमीन सिर्फ पार्क की है और अवैध निर्माण ट्रस्ट के नाम पर किया जा रहा था। और इसी के चलते आज ये पूरी कार्रवाई आज यहाँ पर बंदी का भी दिन होता है अमीनाबाद में और इसी के चलते फिर आज यहाँ पर इस कार्रवाई को सुनिश्चित किया गया। कई बड़े अधिकारी, पुलिस की फोर्स यहाँ पर मौजूद है और इस पूरे अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। लगातार सुबह से कार्रवाई जारी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि 2 बुलडोजर यहाँ पर जो सरकारी बुलडोजर हैं वो लगे हुए हैं लगातार निर्माण को ध्वस्त करने में। और इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए कई तरह के जोखिम और परेशानियों को भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके पीछे कई ऐसे दिग्गज नेता भी शामिल थे जो इस अवैध निर्माण को बचाना चाह रहे थे, लेकिन सरकार के आगे उनकी एक न चली। और फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अवैध निर्माणों को ढाया जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक भाई, जनता टीवी लखनऊ। बागपत में पहली कक्षा के एक छात्र की स्कूल वैन की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। ये घटना बागपत के चांदी नगर थाना क्षेत्र के चमरावल गांव की। स्कूल परिसर के अंदर ही गाड़ी के पीछे जब गाड़ी को बैक किया जा रहा था, उसी समय वैन चालक ने बच्चे के ऊपर
ये गाड़ी चढ़ा दी, जिससे बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। छात्र की पहचान आयुष के तौर पर हुई, जिसकी उम्र मात्र 6 साल। उसके बाद स्कूल के स्टाफ ने तुरंत बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उस मासूम को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं प्रशासन ने स्कूल को सील करते हुए आरोपी बस चालक और स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है और बस को भी जब्त कर लिया है। वैन के चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 304(a) के तहत मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल वैन चालक को हिरासत में ले लिया गया है और कोर्ट में पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।